जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। नौ क्या आप जानते हैं कि भारत के किस प्राइम मिनिस्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से सबसे लंबा भाषण दिया? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये सबसे लंबा भाषण देने का जो रिकॉर्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी का ये 11वां जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर उन्होंने झंडे को फहराया और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे लंबा भाषण एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको जाता है कि उनका भाषण जो इस बार का रहा वो सबसे लंबा भाषण रहा। नियर अबाउट 97-98 मिनट्स का उनका भाषण था। आज के इस वीडियो में उन्हीं के उस टोटल जो उनकी स्पीच रही उसका इवैल्यूएशन, उन्होंने क्या बोला, किसको उन्होंने एड्रेस किया, उसमें से क्या चीजें निकल के आई, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से बिंदुओं को उठाया। जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, और जब भी वो आएंगे लाल किले पर बोलने इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर, जब उनको पूरा देश, पूरा विश्व सुन रहा है, घर घर में एक एक बच्चा उनको सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है एज अ प्राइम मिनिस्टर और बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाए, जो कि उनको गिनाना भी चाहिए। और उन्होंने किया भी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, इंदिरा गांधी जी रही हो या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे रहे हैं, इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑल्सो, जब भी आप लाल किले को यूज करते हैं ना एज अ प्लेटफॉर्म एंड यू आर एड्रेसिंग सच अ ह्यूज क्राउड, तो आप हमेशा शुरुआत जो करते हैं वो अपने गवर्नमेंट की अचीवमेंट से ही करते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं देश के और समाज की तरक्की के लिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी यही काम किया। तो पहला तो मोटा मोटा ये है कि उन्होंने सारी अपनी अचीवमेंट्स बताई कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया। मतलब ओवरऑल नटशेल में ये है कि उन्होंने ओवरऑल अपनी स्पीचेस जनता के सामने रखी। इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने टच किया, हम उस पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहला उन्होंने जो ब्लूप्रिंट रखा, दैट इज रिगार्डिंग विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन, कि 2047 जब हम अपनी आजादी का 100th ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हम अपने राष्ट्र को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो उस विकसित भारत को लेकर के उन्होंने अपना एक रोड मैप जो है तैयार किया है। उस रोड मैप को उन्होंने पब्लिक के सामने रखा, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब 40 करोड़ लोग इस देश को आजाद करा सकते हैं, अंग्रेजों से, गुलामी से हमें आजादी मिल सकती है, तो 140 करोड़ लोग अगर मिल जाएं तो हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। एंड दैट गोल इज नॉट इम्पॉसिबल, और वो गोल जो है वो असंभव नहीं है। अगर हम 140 करोड़ मिल करके अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को निभाएं तो हम अपने देश को विकसित भारत कर सकते हैं बाय 2047। दूसरा, उन्होंने इस बात को लेके वादा किया, प्रॉमिस किया जनता के सामने कि वो देश को विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, एंड ही इज गोइंग टू वर्क मोर एंड मोर हार्डर, और अधिक वो मेहनत करेंगे और अधिक वो परिश्रम करेंगे। और अपने इस थर्ड टेन्योर में, ये उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है और तीसरे कार्यकाल का पहला उनका रेड फोर्ट से स्पीच था ये, इस थर्ड टेन्योर में वो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के छोड़ेंगे, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। ये वादा उन्होंने जनता के सामने लाल किले से किया है। साथ ही साथ उन्होंने पब्लिक से सजेशंस भी मांगे कि अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि विकसित भारत के लिए और क्या किया जाना चाहिए, उस पर भी उन्होंने पब्लिक से कहा। दूसरा, डेवलप्ड नेशन में ही उन्होंने देश की तारीफ करते हुए उन्होंने बोला कि आज विश्व में
भारत के सीईओज का बोलबाला है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें भारत के ही जो हैं वो सीईओज पद पर बैठे हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैंक पर है। तो ये दिखाता है कि भारत का डंका जो है वो पूरे दुनिया में कैसे बजता है। एक पॉइंट आपका विकसित भारत का निकल के आया। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा वो रिफॉर्म पर, सुधारों पर उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो सुधार लिए गए, फिर चाहे वो टैक्स रिफॉर्म हो, जीएसटी वगैरह हो, या और भी कोई रिफॉर्म है अगर, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में। और उनका ये मानना है कि ये जो हमारा माइंडसेट, एक हमारा एक जो एक हमारी जो एक एटीट्यूड हम लोगों का जो रहता है कि चलो देखेंगे, ये नहीं चलेगा। आज के टाइम पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमें इससे बाहर जो है वो निकलना पड़ेगा, तब हम आगे अपने देश को जो है वो सशक्त कर पाएंगे। तो पहला हो गया विकसित भारत पर, दूसरा उन्होंने रिफॉर्म पर, तीसरा जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने हिट किया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की, वो था महिलाओं के प्रति जो अपराध है, स्पेशली जो कोलकाता में जो रेप इंसिडेंट हुआ, जो घटना घटी, उस पर उन्होंने जो है कमेंट किया, या ये कह लीजिए कि महिलाओं को लेकर उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की कि भारत में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार या जो अपराध है उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ में जो केसेस हैं उसका क्विक ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो, जस्टिस जल्दी से जल्दी हो, न्याय जल्द से जल्द मिले, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज जाए और हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित फील करें इस देश के अंदर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि लाल किले से उन्होंने महिलाओं को लेकर के बोला है। ये एक बड़ा मतलब पॉजिटिव मैसेज है कि देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो संदेश खली में हुआ हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो अभी कोलकाता वाला इशू, इसको लेकर के उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको करना भी चाहिए। इसके साथ उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मैसेज जो है वो दिया, एंड आई थिंक दैट दिस इज अ बोल्ड स्टेप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो ये था कि उन्होंने लाल किले जैसे मंच से उन्होंने बांग्लादेश को जो है उन्होंने संदेश दिया, और वहां पे हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, जो अटैक्स है, उनका उन्होंने इशू उठाया कि बांग्लादेश की सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि वहां पे माइनॉरिटीज पर अब और अटैक ना हो। ये बड़ा बोल्ड स्टेप इसलिए रहा क्योंकि इतने बड़े मंच से ना, लाल किले जैसे मंच से, भारत में जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर्स रहे, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि वो किसी धर्म का इस तरीके से नाम लेने से वो बचते रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा धर्म जो है हमसे नाराज हो जाए। लेकिन मोदी जी ने स्ट्रेट अवे उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमें चिंता है इस बात की। वो बेसिकली एक रीजन ये भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जो कोर पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व के सराउंडिंग रिवॉल्व करती है, तो उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया। प्लस बीजेपी अपने कोर वोट बैंकर के पास या कोर वोट बैंक के पास जाना चाहती है, क्योंकि जो इलेक्शन के रिजल्ट आए स्पेशली यूपी में वो अप टू द मार्क नहीं थे। लेकिन खैर जो भी है, उन्होंने लेकिन क्लियर कट मैसेज दिया कि वो बांग्लादेश को जो है हर डेवलपमेंट में उसकी साथ करेंगे, उसका साथ देंगे। भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ है, और हम तो चाहते हैं कि हमारे सारे पड़ोसी जो हैं वहां पीस हो, डेमोक्रेसी हो, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। और ये एक बहुत बहुत ही बोल्ड स्टेप है। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर करेगा नहीं, इतनी हिम्मत कोई दिखाएगा नहीं कि लोग जो है लाल किले से स्ट्रेट अवे इस तरीके की बातें करें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके डिस्कशन का, जो उनके स्पीच का निकल के आया, दैट वाज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने जिक्र किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे लाने का प्रयास होना चाहिए इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई बार कह चुका है। हाँ, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना कह करके उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड यूज कर लिया कि एक सेक्युलर सिविल कोड भारत की आवश्यकता है।
तो सेक्युलर सिविल कोड, जाहिर सी बात है कि अब जो अपोनेंट्स हैं उनको ये बात पिंच कर गई, बुरी लग गई, क्योंकि उनको लगा कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि सेक्युलर सिविल कोड, तो इसका मतलब है अब तक जो भी हमारा संविधान है या जो भी हमारे क्या कानून है वो कम्युनल है। तो कहने का उनका मतलब ये है कि हमारे देश में जो अपीजमेंट की राजनीति होती है, जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स खेली जाती है, उसको रोका जाना चाहिए और सारे नियम कायदे कानून जो हैं वो वन नेशन वन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए, एक जैसे नियम होने चाहिए, फिर चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स में हो और फिर चाहे वो आपका सिविल मैटर्स में हो। तो उन्होंने कहा कि हमको या हमारे देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कई राज्यों में, जैसे उत्तराखंड है, फिर और तमाम और मध्य प्रदेश है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे हमको ऐसी एक्सरसाइज होते हुए दिखाई देगी कि वहां पे राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोड जो है वो इंप्लीमेंट होगा। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है, लेकिन बस ये है कि मैटर जो है डिबेट का हो गया कि सेक्युलर सिविल कोड उन्होंने यूज कर लिया। तो सेक्युलर मतलब सभी रिलीजन के लिए एक जैसे रूल होने चाहिए, सिंपल सा। इसके बाद उन्होंने दो तरह के चैलेंजेस का जिक्र किया, वन इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। उन्होंने कहा हमारे देश को, हमारे देशवासियों को आंतरिक और बाह्य खतरों से जो है ना वो अवेयर रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। आंतरिक खतरे हमारे देश के अंदर बहुत सारे खतरे हैं और देश के बाहर का मतलब है जो फॉरेन इन जो है इंटरवेंशन होता है, जैसे अमेरिका एंड ऑल। जैसे बांग्लादेश में जो कूप हुआ उस पे अमेरिका पे आरोप लग रहा है कि अमेरिका बेसिकली उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे तो हमारे देश में कई प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जिन्होंने खुलकर के ऐसी बातें बोली हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी कई बार अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जब चल रहा था। प्लस तमाम प्राइम मिनिस्टर्स बोल चुके हैं कि भारत में भी इनस्टेबिलिटी लाने के लिए तमाम देश जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया देख नहीं पा रही है, दुनिया पचा नहीं पा रही है कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है और कैसे भारत अपनी स्पीड जो है बढ़ा रहा है। ये वर्ल्ड को, चाइना को, अमेरिका को, तमाम बड़ी बड़ी ताकतों को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो वो चाहते हैं कि इंडिया में हम इनस्टेबिलिटी लाएं, इंडिया को अनस्टेबल करें, जिससे कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो पीछे हो जाए। ऐसे ही इंटरनली भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर में ही छुपे हुए भेड़िए हैं, जो आपके देश की तरक्की से जलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर भी कमेंट किया, उनको भी आड़ों हाथे लिया कि नहीं, उनको भी हमें देखना चाहिए और पहचानना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने करप्शन पे बोला कि देश की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भ्रष्टाचार, करप्शन। डिजिटलाइजेशन से, डिजिटल इंडिया से, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करने से करप्शन कम हुआ है, लेकिन उनका मानना है कि आज भी जो है वो भारत में करप्शन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और करप्शन की वजह से सरकारी योजनाएं जो हैं वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, सही से लागू नहीं हो पाती, जिसका फायदा जनता तक पहुंचता नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस शो करेगी अगेंस्ट करप्शन। मींस हम किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। तो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया, मन से पब्लिक को मैसेज दिया। इसके बाद क्योंकि अभी ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, पेरिस ओलंपिक, नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी अब शुरू हो जाएगी। भारत की जो टीम ओलंपिक में गई थी, जो मेडल वगैरह जीते, प्राइम मिनिस्टर ने उनको सम्मानित किया, जो है लाल किले पर उनको इनवाइट किया गया था, उन्होंने उन प्लेयर्स से मुलाकात भी की। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि भारत और अच्छा प्रयास करे ओलंपिक में, नेक्स्ट ओलंपिक में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाला 2036 का जो ओलंपिक हो वो इंडिया में हो, क्योंकि ये हमारी इच्छा है और ये होना भी चाहिए कि भारत जो है क्या ओलंपिक नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अब तो बोल भी दिया कि इंडिया जो है ओलंपिक कराने में सक्षम है, हम कैपेबल हैं, हम क्यों नहीं ओलंपिक करा सकते? क्यों ओलंपिक जो है कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज को ही मिलेगा, अमेरिका को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, ब्राजील को, चाइना को? हमें भी ओलंपिक मिलना चाहिए, हम भी उसको ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। जब हमने G20 जैसा समिट करा लिया तो हम ओलंपिक क्यों नहीं करा पाएंगे? तो ओलंपिक को लेकर के उन्होंने बोला है कि हम
2036 में चाहते हैं कि इंडिया में ओलंपिक हो। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर भी रही है, जिससे आने वाले दिनों में नेक्स्ट ओलंपिक हमको मिले। इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पर उन्होंने जो है अपनी बात रखी, अपना विजन रखा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट 5 इयर्स में 75,000 सीट्स इन मेडिकल फील्ड में बढ़ाएगी। जो मेडिकल फील्ड है उसमें 75,000 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। और जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट से लोगों को जो है वो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में या एम्प्लॉयमेंट मिलने में फायदा होगा। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एक कह लीजिए एक उनका स्टेप है कि मेडिकल जो सेक्टर है उसमें सीटें आने वाले 5 सालों में बढ़ेंगी। हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर्स की इतनी कमी है, तो हम अपनी पब्लिक को बेटर हेल्थ दे पाएंगे, ये उनका मानना है और कहना है। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया उनके स्पीच से, वो ये था कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया। भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र करते हुए उन्होंने समाज में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने को उन्होंने कहा कि जहां भगवान बिरसा मुंडा ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाई, कमजोर वर्ग का उन्होंने एम्पावरमेंट किया, और उन्होंने जो ताकतवर लोग थे उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो एक इंस्पिरेशन होने चाहिए भगवान बिरसा मुंडा। और क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की 150th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, तो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का जो है पब्लिक से उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा को आप इंस्पिरेशन बनाइए अपनी, और उनके बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलिए, उनके जैसा काम करिए, जिससे समाज में जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, हम उनकी रक्षा कर पाए और उनको हम आगे ला पाए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है उनके पूरे स्पीच का, वो ये था, उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की, उन्होंने नेपोटिज्म की बात की, उन्होंने कास्टिज्म की बात की। उन्होंने कहा हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि इस देश की राजनीति में जो परिवारवाद है वो खत्म, जो जातिवाद है वो खत्म। तो परिवारवाद खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि 1 लाख युवा को, यूथ को राजनीति में आना है, या वो चाहते हैं कि 1 लाख युवा राजनीति में आए। जो यूथ है, जो बिगनर है, जो नया है, जिसके परिवार से उनके पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मतलब कोई भी राजनीति में ना हो, ऐसे 1 लाख युवा राजनीति में आए, जिससे इस राजनीति को नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी, और राजनीति में जो परिवारवाद है, जो जातिवाद है, वो खत्म होगा। तो उन्होंने परिवारवाद पर जो है उन्होंने हिट किया, और ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे देश में यूथ बहुत ज्यादा है, और युवा अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा कि हमारी राजनीति में जो सोच है वो एक यूथ थिंकिंग या एक थॉट जो प्रोसेस होगा वो युवा होगा। तो युवाओं को भारत की राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये कहने से ही नहीं होगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे भी उन्हें वेलकम करना चाहिए कि हम युवाओं को जो है मौका दें राजनीति में। कहीं किसी एक युवा को टिकट दे देने से काम नहीं चलेगा। आपने कहा है अगर कि 1 लाख युवा राजनीति में आए, तो आपको कहीं ना कहीं उनका जो है एक तरीके से रिक्रूटमेंट वगैरह करना चाहिए, जिससे कि पॉलिटिक्स में एक नई लहर, एक नई विचार, एक नई ऊर्जा आए। तो कुल मिलाकर के ये मोटी मोटी चीजें रहीं जो इस बार 78 इंडिपेंडेंस डे के दौरान प्राइम मिनिस्टर जी ने लाल किले से अपनी स्पीच दी है। सो दिस वाज द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपना काम करती है। सो जय हिंद, जय जय।